Hello, my dear children. I am back with our very new session of our series जो हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हम अपने क्लास 11th के लाइन बाय लाइन टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे थे। तो मैंने उस चीज़ में एक अपडेट करने का सोचा है कि हम बॉटनी के साथ साथ जूलॉजी भी पैरेलल चलाएंगे, जिस वजह से हमारा सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो पाएगा और आप दोनों चीज़ें पैरेलली रिवाइज कर पाओगे और पढ़ पाओगे। तो आप देख रहे होंगे कि मैम पहले तो कभी लिख के नहीं लाती हैं, आज लिख के क्यों लाई है। वो एक्चुअली हुआ यूँ कि मैं इसके पहले लेक्चर रिकॉर्ड कर रही थी, बट माइक का कुछ डिसफंक्शन के कारण मेरा वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अभी मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो मैं शुरू से पढ़ा रही हूँ, बट अभी हमसे बेसिक्स ही लिखे हैं, जो प्रोटिस्टा के बेसिक्स होते हैं वही लिखे हैं। अभी हम इसके ग्रुप्स और क्लासेस को वन बाय वन यहीं पढ़ेंगे, यहीं लिखेंगे और अभी नोट्स बनाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड और शुरू करते हैं। चलो, जैसे ही लिखा है, बट मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी। आप अपना पूरा टाइम लो, एक एक पॉइंट बाई पॉइंट जैसे हमेशा नोट्स बनाते हैं वैसे नोट्स बनाइए आप अपने। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। चलो तो शुरू करते हैं। तो हमारा ग्रुप क्या होने वाला है? प्रोटिस्टा होने वाला है। मोनेरा पढ़ा था हमने, वो क्या था? हमारे प्रोकैरियोटिक वाला ग्रुप था। सोल मेंबर उसके बैक्टीरिया थे। तो अभी हमें मोनेरा के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, बस मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ कि मोनेरा के बाद जब हम प्रोटिस्टा पे आए तो हमारा जो किंगडम था वो लिटिल एडवांस हुआ। अब वो एडवांस कैसे हुआ, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, अब हम उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोटिस्टा है उसका जो मेन जिस एडवांसमेंट का जो उसका क्राइटेरिया है वो क्या है, वो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे जो मोनेरा थे वो क्या थे? प्रोकैरियोट्स थे। लेकिन जो हमारे प्रोटिस्टा हैं वो क्या है? यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोटिक, यहाँ से हमारे यूकैरियोट्स शुरू हो जाते हैं। कि जो हमारे प्रोटिस्टा हैं वो यूनिसेल है, तो वो यूनिसेलुलर, अभी भी वो हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ही चल रहे हैं, बट वो कैसे हो गए हैं अब? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक यानी दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस as well as membrane bound organelles। इसमें membrane bound organelles। तो हमारे जो यहाँ से जो हमारा ग्रुप स्टार्ट हुआ है प्रोटिस्टा में वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। भले ही सेल सिंगल है लेकिन उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस बहुत ही जैसे एडवांस्ड न्यूक्लियस होता है वैसा हमारा इसमें न्यूक्लियस है। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। सिंगल सेल में जितने जितने ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, जो भी है ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी कैसे प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोटिस्टा का कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। उसके बाद सेकेंडली हम आते हैं कि ये रहते कहाँ हैं या ये होते कहाँ हैं। तो हम सबसे पहले इसमें कहेंगे कि ये प्राइमरली एक्वाटिक इन नेचर। दे आर प्राइमरली, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पानी में रहते हैं, ये पानी के बाहर भी रहते हैं, मॉइस्ट जगहों पे रहते हैं, मॉइस्ट जगहों पे भी रहते हैं, बट दे आर प्राइमरली एक्वाटिक इन नेचर। मतलब मेन जो उनका लिविंग एरिया है वो उनका क्या है? एक्वाटिक नेचर है, एक्वाटिक होता है। दे कैन बी मराइन, दे कैन बी फ्रेश वाटर, दे कैन बी प्रेजेंट इन स्टैग्नेंट वाटर एज वेल। अब उसके बाद हम इसके थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वो है हमारा द बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। स्टिल ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, फिर भी अभी जो इसकी आउटर बाउंड्रीज हैं वो भी अभी वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब अच्छे से कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं हुई है या कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड नहीं हुई है, लेकिन बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। देन हम आते हैं इसके फूड पे कि ये अपना फूड कहाँ से लेता है या ये अपना फूड कैसे बनाता है, या अगर ये ऑटोट्रॉफ्स है तो कैसे बनाता है, अगर ये हेट्रोट्रॉफ है तो क्या खाता है। तो अभी हम एक एक करके जब इसकी क्लासेस को पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि ऑटोट्रॉफ्स के ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही कैसे करता है और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही कैसे करता है। बट अभी हमें ये समझना है कि दे कैन बी ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स एज वेल। ये दोनों हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। देन हमारा सिक्स्थ पॉइंट यहाँ आता है
वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि ऐसा कौन सा किंगडम है या ऐसा कौन सा ग्रुप है जो डायरेक्ट लिंक फॉर्म करता है किसके साथ, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई के साथ। तो हमारा डायरेक्ट आंसर इसमें जाता है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा फॉर्म्स द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। जो हमारी जो एक कनेक्टिंग ब्रिज का जो काम करता है हमारे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में, वो हमारा कौन सा ग्रुप है, वो हमारा होता है प्रोटिस्टा होता है। अब इसके बाद इसके रिप्रोडक्शन पे आएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म करता है, ये दोनों रिप्रोडक्शन फॉर्म करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें गैमीट्स फ्यूज होते हैं और जाइगोट फॉर्मेशन में, एसेक्सुअल में बाइनरी फिजन मोस्ट कॉमन, हमारा बाइनरी फिजन मोस्ट कॉमन जिसमें सिंगल डॉटर सेल डिवाइड्स इनटू टू। तो ये हमारे प्रोटिस्टा के कुछ बेसिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स मान लो या बेसिक पॉइंट्स मान लो कि जो प्रोटिस्टा से इम्पॉर्टेंट होते हैं और जो हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं हमारे प्रोटिस्टा के, जो कि हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। अब हमारे प्रोटिस्टा को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क स्ट्रक्चर एंड उनमें क्या मटेरियल प्रेजेंट होता है एसेट्रा एसेट्रा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वो कौन कौन से, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ। तो मैं अभी वीडियो पॉज कर रही हूँ ताकि रब कर दूँ, क्योंकि अगर मैं रब करते करते वीडियो रिकॉर्ड होती है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और उसके बाद मैंने ऐसा सोचा है जैसे कि अभी मैं प्रोटिस्टा के सारे बेसिक पॉइंट्स लिख के लाई और मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियरली समझाया और एंड आई होप आप बहुत अच्छे से समझे भी होंगे। अब मैं सोच रही हूँ कि अब इसके बाद मैं एक एक करके ग्रुप्स के भी पॉइंट लिख। तो चलो हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट जो हमारी पहली क्लास है प्रोटिस्टा के अंदर, वो है हमारा क्राइसोफाइट्स। इनको क्राइसोफाइट्स के मैं कुछ फीचर्स लिख के आई हूँ। अब मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी जिससे हमारा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और टॉपिक भी जल्दी कवर हो जाएगा। उसके बाद भी मैं नेक्स्ट टॉपिक भी ऐसे ही करूँगी ताकि हमारा टाइम कम वेस्ट हो, क्योंकि मैं लिखती हूँ फिर रब करती हूँ जिस चक्कर में टाइम बहुत जाता है और वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाता है। तो हमें जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है, तो मैं लिख के लाई हूँ। अब मैं एक एक करके आपको, सबसे पहले जो हमारी क्लास है क्राइसोफाइट्स, इसमें कौन से प्रोटिस्टा आते हैं और ये कहाँ रहते हैं और क्या क्या करते हैं वो हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले जो क्राइसोफाइट्स के अंदर जो आते हैं वो डायटम्स, या जिनको हम गोल्डन एल्गी कहते हैं, जिनका एक गोल्डन एल्गी का एक और नाम क्या होता है, डेस्मी। अब इनको गोल्डन एल्गी क्यों कहते हैं, गोल्डन एल्गी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जब मराइन में या ओशंस में जब ये प्रेजेंट होते हैं ना, तो ये एक बहुत ही गोल्डनिश अपीयरेंस देते हैं कि मतलब हमें दूर से देखेगा कि किसी एल्गी की जो हमारा एल्गी होता है वो बेसिकली क्या ग्रीन कलर का होता है, तो वो उसमें ग्रीन लेयर दिखती है, बट इसका ऐसा दिखता है जैसे गोल्डन कोई चादर बिछी हुई है। तो वो हमारे, इसलिए हम इनको गोल्डन एल्गी कहते हैं। इनमें दो आते हैं डायटम्स, गोल्डन एल्गी जिनका नाम डेस्मेट है। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये हमारे फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और ये हमारे मरीन वाटर लाइक सी, ओशंस और फ्रेश वाटर लाइक रिवर और लेक्स, इनमें भी पाए जाते हैं। अब आते हैं हम इसके थर्ड पॉइंट क्या कि ये कितने बड़े होते हैं, क्या मैम हम इसे नेकेड आई से दें, नहीं हम इन्हें नेकेड आई, ऑब्वियस सी बात है। पहली बात तो ये जो प्रोटिस्टा है वो हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, तो यूनिसेलुलर सिंगल सेल को हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए ये माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। मतलब ये माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही ये हमें प्रॉपरली विजिबल। गोल्डन एल्गी क्योंकि ये जब ग्रुप ऑफ क्राइसोफाइट्स जब एक साथ आते हैं तब हमें ये गोल्डन 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 दिखता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर, जिनको हम क्या कहते हैं, प्लैंकटन। पैसिवली इन वाटर का मतलब क्या होता है कि जो हमारे ये होते हैं क्राइसोफाइट्स, वो हमारे जो वाटर में है, जो चाहे वो फ्रेश वाटर हो या मरीन वाटर हो, उसमें ये पैसिवली फ्लो करते हैं, मतलब बहुत इजीली फ्लो कर लेते हैं, ऐसे ऐसे लाइक दिस। हेलो, वाटर में वेव्स आती हैं तो उनकी हेल्प से अलोंग दिस दे कैन मूव वेरी इजीली। अब इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं कि हमारा क्राइसोफाइट कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो दे फॉर्म सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। सोप बॉक्स, साबुन का डब्बा देखा है ना, जैसे ये हमारी साबुन का जो, एक सेकेंड,
जैसे हम जिसमें हम अपना साबुन सोप रखते हैं, तो वो एक ऐसा बॉक्स होता है ना कि जिसको हम ऐसे बंद कर देते हैं एक के ऊपर। मैं आपको यहाँ दिखाऊं क्या? मेरे पास है, सॉरी मेरे पास वो वाला नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे जैसे ये मान लेते हैं, ये हमारा सोप बॉक्स है। जस्ट इमेजिन कर ले, ये थोड़ा ऊपर नीचे है, ये मेरा चश्मे का बॉक्स है। तो इसको हम ऐसे कि ये ऐसा रहता है, लेकिन ये ओवरलैप हो सकता है और ये बंद हो जाएगा लाइक दिस। आई होप यू गाइस कैन सी, लाइक दिस इज अ ओवरलैप शेल्स, जो कि ऐसे एक दूसरे में फिट इन हो जाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो इसकी जो वॉल होती है, इसकी जो सेल वॉल होती है, वो किस चीज़ से बनी होती है? सिलिका से बनी होती है। सिलिका से बनी होती है, इसकी जो सेल वॉल है वो सिलिका से बनी होती है। और सिलिका से बनी होने के वजह से ये इंडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर है, कि मतलब ये करोड़ों अरबों साल तक भी पड़ी रहेगी ना, तो ये डिस्ट्रक्ट नहीं होगी या डिस्ट्रॉय नहीं होगी। भले जब क्राइसोफाइट मर भी जाएगा ना, तो उसका जो सेल वॉल का डिपॉजिट है वो डीप डाउन ओशियंस में, रिवर्स में, कहीं पे भी डिपॉजिट हो जाएगा, नीचे डिपॉजिट होता जाएगा। तो जिसके कारण ये इंडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर है, जिसका अकुमुलेशन फ्रॉम सेवरल ईयर्स लाइक थाउजेंड और मिलियंस ऑफ ईयर्स का जो अकुमुलेशन है, उसको हम क्या कहते हैं? डायटोमेशियस अर्थ। डायटोमेशियस अर्थ। accumulation of silica from several years, और सिलिका फ्रॉम सेवरल ईयर्स, तो उसको क्या कहते हैं हम? डायटोमेशियस अर्थ। अब इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये ग्रिटी होता है नेचर, बीइंग ग्रिटी इन नेचर। ग्रिटी का मतलब कोई समझ सकता है कि ग्रिटी मतलब क्या होता है? ग्रिटी मतलब लाइक आपने सैंड देखी होगी ना, तो दैट्स सो रफ होती है ना सैंड, मतलब ज़्यादा स्मूथ। एक होता है हमारा टेल्कम पाउडर, या हाँ टेल्कम पाउडर का ही लेते हैं। तो टेल्कम पाउडर को जब हम छूते हैं, टेल्कम पाउडर तो समझते हो ना, पाउडर जो हम अपने मुंह पे लगाते हैं, तो टेल्कम पाउडर को जब हम छूते हैं तो वो बहुत स्मूथ होता है। वैसे ही जब हम सैंड को छूते हैं तो इट्स फील्स लाइक सो रफ, तो रफ होती है। ग्रिटी का मतलब रफ। तो ये ग्रिटी होती है ना, तो इसको किस चीज़ में यूज़ करते हैं हम? पॉलिशिंग, फिल्टरेशन ऑफ सिरप्स एंड पॉलिशिंग की स्पेलिंग से फिल्टरेशन ऑफ सिरप्स एंड ऑयल्स। तो ये हो गया हमारा क्या? क्राइसोफाइट्स हो गए। क्राइसोफाइट्स आई होप आपको समझा होगा कि डायटम्स, और फिर गोल्डन एल्गी क्यों कहते हैं, फ्रेश वाटर मरीन में माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्लोट पैसिवली इन वाटर में बहुत पैसिवली फ्लो करते हैं, इसलिए इनको प्लैंकटन बोलते हैं। फॉर्म सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, ये तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए क्योंकि मैंने आपको करके भी दिखाया। सेल वॉल इसकी सिलिका की बनी होती है, जो कि इंडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर है, मतलब वो कभी डिस्ट्रॉय होती ही नहीं है। लाइक वो करोड़ों साल तक भी पड़े रहेगी तो वो पड़े ही रहेगी, उसका कुछ नहीं होता। तो उसका जो अकुमुलेशन हो जाता है रिवर्स में, सीज में, ओशंस में, तो वो क्या फॉर्म करता है? डायटोमेशियस अर्थ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद आता है कि ये टेक्सचर में कैसे होते हैं, तो बीइंग ग्रिटी होता है, बीइंग ग्रिटी इन नेचर। तो जिस ग्रिटी होने के कारण इसको हम पॉलिशिंग और फिल्टरेशन ऑफ सिरप्स एंड ऑयल में यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको क्राइसोफाइट समझ आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट की, मैं वीडियो पॉज करती हूँ, फिर हम अपना नेक्स्ट डायनोफ्लैजिलेट्स में लिख के लाती हूँ। फिर एक एक पॉइंट जल्दी अच्छे से आपको समझा के हम अपना डायनोफ्लैजिलेट, फिर देन स्लाइम मोल्ड्स, देन यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोड्स एंड प्रोटोजोन्स खत्म करेंगे और हमारा प्रोटिस्टा वाला टॉपिक रैप अप हो जाएगा। ओके बाय, आती हूँ मैं। चलो अब हम अपना शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्लास है वो है डायनोफ्लैजिलेट्स की। तो डायनोफ्लैजिलेट्स हमारी सेकंड है, पहली हमारी क्राइसोफाइट्स थी, अब हमारी डायनोफ्लैजिलेट्स है। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे हमारे डायनोफ्लैजिलेट्स के। सबसे पहले जो हमारे डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये मोस्टली मैराइन होते हैं, ये फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते, अगर पाए भी जाते होंगे 0.1-0.2%, बट मोस्टली दे आर मैराइन इन नेचर।
सेकंड आता है कि दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, मतलब ये अपना खुद का खाना सनलाइट की हेल्प से बनाते ही हैं, तो दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, यानी ऑटोट्रॉफ्स। हमने पढ़ा था ना कि दे कैन बी ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स एज वेल, तो दे आर ऑटोट्रॉफ्स इन लाइक दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। अब समझते हैं कि ये किस कलर के होते हैं या कैसे अपीयर करते हैं। तो जो हमारे ये डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, दे कैन बी ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। तो आप बोलोगे मैम ये कैसे हम पता करेंगे कि कब कौन सा कलर है, तो वो हमको पता नहीं करना है। इट्स उनका कलर, उनका जो बॉडी कलर होता है या वो जिस कलर के होते हैं वो उस वजह से होते हैं कि इनमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे दे कैन शो ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो एंड रेड एज वेल। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है हमारा सेल वॉल। तो इसकी सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? इसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, लाइक स्टिफ सेल्यूलोज। स्टिफ का मतलब बहुत हार्ड होता है, मतलब जो इसको इजीली मूव नहीं करने देता है या फ्लेक्सिबल नहीं बना, तो इसकी सेल वॉल बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। सेलुलोज होने के कारण, स्टिफ सेलुलोज होने के कारण जो इसकी सेल वॉल होती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। अब हम आते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स में कि इसकी मूवमेंट कैसे होती है। या पहली बात तो जो हमारे फ्लैजिला हैं वो मूवमेंट में हेल्प नहीं करते हैं, सीलिया होते हैं वो हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो जो हमारे डायनोफ्लैजिलेट्स में उसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। पहला फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट होता है लाइक दिस, एंड हमारा दूसरा फ्लैजिला जो होता है वो ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है फरो बिटवीन द सेल वॉल। सेल वॉल में एक फरो होगा, ऐसे ये हमारी सेल वॉल है मान लो, तो इसमें कोई फरो है लाइक गड्ढा टाइप होता है जिसमें ये ट्रांसवर्सली ऐसे हमारा प्रेजेंट होता है उस फरो बिटवीन ना सेल वॉल की प्लेट्स। अब ठीक है, अब हमारे जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, तो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का एक स्पेसिफिक नाम है जिसका नाम है गोनियाउलेक्स। गोनियाउलेक्स मतलब मैंने ऐसे बोल के इसकी स्पेलिंग लर्न की है, वरना फिर ये बहुत ज़्यादा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ गोनियाउलेक्स। अब इसकी सब अपने अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर लेना, मुझे स्पेलिंग लर्न करनी थी तो मैंने इसको ऐसे याद किया गोनियाउलेक्स। जो हमारे रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो गोनिया, अब जो हमारे रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो रैपिड मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब बहुत जल्दी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 32, तो ये बहुत ज़्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं सीज में, मोस्टली मराइन होते हैं तो ऑब्वियसली कहाँ होंगे सी और ओशन। तो जब ये सी में रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पूरा हमारा जो सी होता है वो रेड दिखने लगता है, और जब फिर उसमें ऐसी ऐसी वेव्स आती है ना तो वो रेड टाइट्स के लिए, तो रेड टाइट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गोनियाउलेक्स। तो ये हमारा डायनोफ्लैजिलेट्स का ब्रीफ था जो कि हमें एनसीईआरटी में दिया था। मैंने एक एक पॉइंट में आपको बताने की कोशिश की है कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि पैराग्राफ से ज़्यादा अच्छे से समझ में पॉइंट से आता है और हमें याद भी पॉइंट्स का ही रहता है, तो इसलिए क्या हमारा डायनोफ्लैजिलेट्स भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लेके आते हैं यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोड्स एंड प्रोटोजोन। तो एक एक करके लेके आती हूँ, तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज करती हूँ, फिर हम फिर से आते हैं। चलो, तो जैसे कि अब आप देख सकते हो कि इस बार मैं दोनों लेके आई हूँ, यूग्लिनाइड्स और स्लाइम मोड्स, फिर हमारा एक बचेगा प्रोटोजोन्स, वो हम इसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने यूग्लिनॉइड्स को समझेंगे कि यूग्लिनॉइड्स हमारे कैसे ऑर्गेनिज्म है। जो हमारे यूग्लिनॉइड्स हैं वो हमारे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, मतलब हमारे ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। लेकिन फ्रेश वाटर में भी कैसे वाटर में? स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर मतलब जिसका पानी रुका हुआ होता है, लाइक फ्लोइंग वाटर में नहीं पाए जाते हैं, स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं हमारे यूग्लिनॉइड्स, जो कि एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। अब आते हैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे, इसकी सेल वॉल पे। तो जो हमारी यूग्लिनॉइड्स की सेल वॉल होती है वो पेलिकल रिच लेयर होती है, पेलिकल की बनी होती है, पेलिकल प्रोटीन रिच लेयर होती है। प्रोटीन हमारी जो इसकी सेल वॉल होती है, ये पेलिकल जो है हमारा वो एक प्रोटीन है जिससे हमारी इसको यूग्लिना को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो हमारी जो पेलिकल है वो प्रोटीन है जो कि यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूग्लिनॉइड्स, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूग्लिनॉइड्स। ये हमारा प्रोटीन जो कि हमें प्रोवाइड क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी।
यूग्लिनाइड में फ्लेक्सिबिलिटी का काम कौन करता है? पेलिकल, जो कि प्रोटीन है, जो कि हमारी यूग्लिना की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और ये हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। फोटोसिंथेटिक, जब सनलाइट प्रेजेंट होती है तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इनमें एक हायर प्लांट्स के आइडेंटिकल एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स, आइडेंटिकल टू हायर या एडवांस प्लांट, हायर प्लांट्स। ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है तो ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं बाय इनगल्फिंग स्मॉल प्लांट्स एंड स्मॉल एनिमल्स या प्रीडेटिंग अदर प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स को ये प्रीडेट करके यूग्लिना अपना हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है? यूग्लिना, बहुत ही ईजी है, यूग्लिना इसका एग्जांपल है। तो ये है हमारा यूग्लिनोइड, जो कि एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है जो स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। इसकी सेल वॉल पेलिकल की बनी होती है, जो कि एक प्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूग्लिनोइड। इसमें 2 फ्लैजिला भी होते हैं, 2 फ्लैजिला, ये लिखा है ना, इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। तो हमने अभी 2 ऐसे ग्रुप्स पढ़े जिनमें फ्लैजिला था, एक हमारा डायनोफ्लैजिलेट, उसमें भी 2 फ्लैजिला था, तो उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सली था। और यूग्लिना में हमारे 2 फ्लैजिला होते हैं, जो कि एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। इसमें लॉन्ग शॉर्ट से याद करके रखना है, उसमें लैटिट्यूडनल और ट्रांसवर्सली याद करके रखना है। इसमें फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। फोटोसिंथेटिक में क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस में, जब सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल ए अपना काम करके फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। और हेट्रोट्रॉफ में ये इनगल्फ या प्रीडेट करके अदर ऑर्गेनिज्म या स्मॉल ऑर्गेनिज्म को ये अपना हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ, इसका एग्जांपल है यूग्लिना। तो ये होता है हमारा यूग्लिनोइड्स कंप्लीट। अब आते हैं हम अपने स्लाइम मोल्ड्स पर। तो स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो हमारे सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है। सेप्रोफिटिक यानी जो कि डेड या डिकेइंग मटेरियल पे ही डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। डेड मटेरियल, डीके मटेरियल, जो मतलब विच इज़ अबाउट टू डिकम्पोज, समझ आ रहा है, विच इज़ अबाउट टू, तो वो हमारे, तो ये सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये डिपेंड होते हैं डिकेइंग ट्विग्स, मतलब जो प्लांट की सूखी हुई पत्तियां होती हैं उन पे जब वो अबाउट टू डिकम्पोज, तो ये उन पे होते हैं डिपेंड अपने फूड के लिए। और लीव्स जो होती हैं, स्लाइम मोल्ड्स में जो लीव्स होती हैं, और लीव्स से ये अपना फूड इनगल्फ करते हैं। फिर उसके बाद लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर इनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है उसको ये इनगल्फ करते हैं, अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं या लेते हैं। इनका एक स्टेज होता है प्लाज्मोडियम स्टेज। अंडर फेवरेबल कंडीशन इनमें प्लाज्मोडियम फॉर्म होता है। प्लाज्मोडियम जो कि रिस्पॉन्सिबल है इनके रिप्रोडक्शन में या इनके डिवीजन में। प्लाज्मोडियम में स्पोर्स फॉर्म होते हैं, स्पोर्स फॉर्म होते हैं जो कि बाकी जाके डिवाइड होके नया स्लाइम मोल्ड बनाएंगे। तो इसमें स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो स्लाइम मोल्ड्स के स्पोर्स में उसमें ट्रू वॉल्स होती है कि नहीं। जो स्लाइम मोल्ड्स का स्पोर होता है उसमें ट्रू वॉल्स होती हैं। स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स, स्लाइम मोल्ड में स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स। ये ना एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है, मतलब ये बहुत ज़्यादा, यानी किसी चीज़ का एक, हम बोलें एक तरीके से ढीठ है, मतलब इनको फर्क ही नहीं पड़ता। ये बहुत ही एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट हैं और ये इतनी आसानी से किसी चीज़ से अफेक्ट नहीं होते हैं और ये सर्वाइव करते हैं बहुत लंबे समय के लिए। तो ये हमारे स्लाइम मोल्ड्स का हमने पढ़ा। अब ये हमारे यूग्लिनोइड्स कंप्लीट हो गए, स्लाइम मोल्ड्स कंप्लीट। अब हमारा एक ग्रुप बचता है, दैट इज क्या? प्रोटोजोन्स। तो अब हम इसके बाद बुक कंप्लीट करके हमारा प्रोटिस्टा वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैंने आपको सब समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश किया। कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। मेरी नेक्स्ट वीडियो में जरूर कोशिश करूंगी कि आपका वो डाउट क्लियर करूं। अभी मैं प्रोटोजोन्स और कंप्लीट करते हैं। चलो तो हम शुरू करते हैं। हमारा कौन सा नेक्स्ट है, जो हमारा नेक्स्ट और हमारा लास्ट जो क्लास है हमारी प्रोटिस्टा में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी,
वो है हमारा प्रोटोजोन्स। तो अब हम एक एक करके प्रोटोजोन्स के कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे। उसके बाद प्रोटोजोन्स में भी हमें 4 सब क्लासेस दी हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन और स्पोरोजोन्स। तो सबसे पहले हमारे जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, लाइक वो अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे पे ही डिपेंड रहते ही हैं, मतलब उन्हें अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए वो दूसरों पे डिपेंड ही रहते हैं। दे आर प्रेडेटर्स और पैरासाइट, मतलब या तो ये प्रेडेटर्स होते हैं यानी ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को हंट करके खाते हैं, या पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स यानी जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहते हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। देन इनको क्या, प्रोटोजोन्स आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, मतलब प्रोटोजोन्स को कहा जाता है कि ये हमारे बहुत पुराने रिश्तेदार हैं, हमारे नहीं एनिमल्स के। जो एनिमल्स के बहुत पुराने रिश्तेदार प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराने रिलेटिव्स ऑफ एनिमल हैं, वो है हमारे प्रोटोजोन्स। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं प्रोटोजोन्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट आते हैं हमारे इसके टाइप। अब सबसे पहले आता है अमीबॉइड प्रोटोजोन। अमीबॉइड प्रोटोजोन, तो अब इसका आप समझेंगे। तो सबसे पहले ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी में रहते हैं, और मॉइस्चर जो गीली मिट्टी होती है उसमें भी रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एंट अमीबा। एंट अमीबा हमारे अमीबॉइड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है। इसके जो सिलिका सेल्स होते हैं, जो मराइन फॉर्म ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोन होता है उसमें सिलिका सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हुआ हमारा अमीबॉइड प्रोटोजोन। अब उसके बाद आते हैं हम हमारे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, जो कि फ्री लिविंग होते हैं और पैरासिटिक होते हैं, मतलब ये फ्रीली लिविंग होते हैं और पैरासिटिक होते हैं, कहीं भी रहते हैं ये। इनके पास फ्लैजिला है, दे फ्लैजिलेटेड से ही समझ आ रहा है कि दे हैव फ्लैजिला। फ्लैजिलेटेड अमीबा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स एक डिसीज कॉज करते हैं, वो है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। मतलब स्लीपिंग सिकनेस ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत नींद आती है, मतलब पता चला हम 24 में से 20 घंटे सो ही रहे हैं, या और उससे कभी कभी उससे भी ज़्यादा। तो ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, उस प्रोटोजोन का नाम है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा हमारा स्लीपिंग सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आते हैं हम हमारे थर्ड, दैट इज सीलिएटेड प्रोटोजोन। दे आर एक्वाटिक, मतलब ये पानी में ही पाए जाएंगे। दे हैव सीलिया, एज आई हैव टोल्ड यू कि सीलिया इज नॉट, फ्लैजिला इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट बट सीलिया इज। तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इसमें सीलिया होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं पैरामीशियम। सीलिएटेड प्रोटोजोन का जो एग्जाम्पल है वो है पैरामीशियम। अब इसमें गलट कैविटी होती है, मतलब जहाँ इसका फूड का मूवमेंट होता है, एक कैविटी होती है गोल ऐसे, ये इसको गलट कैविटी कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से इसके फूड की प्रॉपर पूरा मूवमेंट होता है। तो ये हुआ हमारा पैरामीशियम। देन हम आते हैं स्पोरोजोन्स में। तो स्पोरोजोन्स में एक इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज होती है, मतलब जो उसके स्पोर्स होते हैं उसका एक इन्फेक्शियस स्टेज होती है जिसके कारण कोई डिसीज कॉज करती है, लाइक प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम स्पोरोजोन्स का एग्जाम्पल है जो कि मलेरिया पैरासाइट है। जो मलेरिया कॉज कराता है वो प्लाज्मोडियम है। वो किसके अंडर आता है, स्पोरोजोन। और स्पोरोजोन क्या होता है, जिसके स्पोर स्टेज में एक इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज आती है कि जिसके डिवीजन से या मल्टीप्लिकेशन से डिसीज बढ़ सकती है या फैल सकती है। तो ये हमारे प्रोटोजोन्स हुआ। इसके साथ हमारा प्रोटिस्टा वाला ग्रुप था वो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम फंजाई के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, रिवाइज करते रहें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर कर पाऊँ और मैं खुद भी समझ पाऊँ कि आपको कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, मैं क्या डिलीवर करने में मुझसे गलती हो रही है। तो आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू बेस्ट। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।